Dear students of BTech first year mechanical branch, I am Dr. N. Prasai, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science Unit Department. I welcome to you for our third lecture on unit number 3 based on application of integral to find volume and surface area of a solid. After 5 minutes, I'll start the session. How are you, Ankit? Raj Mahavia. Yes, after 5 minutes, I will start the today's session. क्या बात है, आज अभी दो ही बच्चे आए, 5 मिनट हो गया. विशाल परिहार. राहुल पाल, सार्थक, गौर, विशाल परमार, सौरभ परिहार, ऋषभ शुक्ला, रुपेश पटेल, शिवम गराड़े, भावेश सावले, सुनील कसलेरिया, अंकित चौहान, राहुल पवार, त्रिलोक जाटव, विशाल परिहार. गुड मॉर्निंग सर जी.
Very good morning. जाडू को नहीं, तिलोक जाडू, ओके. देवेंद्र नागर, पीयूष कोतवाल, अंकित चौहान. Good morning, sir. Very good morning to all. आयुष रिंगे, इंद्रजीत लस्कर, okay, my dear students of BTech first year mechanical branch, I am Dr. Arvind Parsai, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science Unit Department. I welcome to third lecture based on Unit 2 as Module 2, known as Integral Calculus. The first one is definite integral, that is the integration of function of one variable as limit of sum, and their first application we have seen yesterday. How can you find this sum of the series by using these techniques? Today I am going to tell you about the next as a second application of finding volume and surface area of solid of revolution. So now you want to know that what do you mean by solid? How can you generate a solid? Can everybody have any idea about the solid? किसी को आइडिया है सॉलिड के बारे में कि सॉलिड कैसे जनरेट होता है? ये सब सारी बातें, ये स्लाइड्स हम लोग पिछली आपको बता रहे हैं. अभी हम अपने सेकंड एप्लीकेशन पे आ रहे हैं. ये एक आपको सभी को होमवर्क के लिए दूसरा क्वेश्चन दिया था, कुछ स्टेप मैंने आपको बता दी थी. इसी तरह सर वो हाँ बोलिए, कहिए बेटे. सर दूसरा क्वेश्चन था वो ये नहीं था. यही था बेटा, 1 से 2 x dx. पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको क्लास में करा दिया था, दूसरा क्वेश्चन की कुछ स्टेप समझा दी थी. ये पहला क्वेश्चन था x dx जिसमें लिमिट a से b थी. फिर इसका दूसरा क्वेश्चन आप लोग भूल गए क्योंकि मेरे पास तो रिटर्न है ना. ये नहीं सर दूसरा था, हमने स्क्रीनशॉट लिया है. कौन सा था बता? यस सर दूसरा. बता बता हाँ कौन सा है सर दूसरा? दूसरा था ये नहीं था सर. इसके आगे वाली स्लाइड पे आएगा सर. वो हाँ स्लाइड वो नेक्स्ट पे आएगा. ये स्लाइड पूरी हो गई थी है ना? सर ये टॉपिक तो परसों हो गया था, कल जो पढ़ा वो दूसरा था. कल बेटा यही पढ़ाया है, तुम भूल गए हो, तुम्हारी मेमोरी. ये देखो इसके बाद बता रहा हूँ. यहाँ तक कल मैंने आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी करके बताया था. कुछ स्टेप बताई थी, फिर ये टाइम ओवर हो गया था. ठीक है, ये वाला जो टॉपिक्स है ये आज मुझे आपको बताना है. ये कौन है अभी बीच में? राहुल राम हाडिया. पीछे चला गया है. हाँ ये मैंने समेशन ऑफ सीरीज का आपको बताया था. आ रहा हूं मैं उस क्वेश्चन पे. ये वाला पहला क्वेश्चन था, समेशन ऑफ सीरीज, हाँ सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज. अभिषेक माचार. ये वाला क्वेश्चन आपको करवा रहा था ना, ये लास्ट क्वेश्चन था. यस सर. ना
इसमें आपको जो स्टेप थी वो मैंने समझा दी थी। फिर इसके बाद इसको अपन को इंटीग्रल में लिखना था। Hence by the concept of definite integral as limit of sum, जो रूल बताया था उससे अपन क्या करते हैं, एक इंटीग्रल लेते हैं ए से बी, 1/n की जगह अपन dx लेते हैं और समेशन और लिमिट की जगह अपन इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं और जो r/n होता है r/n फंक्शन में x रखते हैं। तो ये इस तरह से आपके पास ये एक इंटीग्रल मिलता है a से b dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया है, ये जो लिमिट का आपको सम निकालना उसको ए मान लिया है, ठीक है, एक वैल्यू से एज्यूम कर दिया है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट वापस ले लेना इस स्लाइड का, ठीक है, ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन आ रहा हो तो दूर हो जाएगा। ये मैंने अपडेशन किया है आपके लिए। कुछ लोग डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे, इसलिए इनडायरेक्टली डिटेल्स में मैंने ये अपडेशन किया है कि जो भी आपको लिमिट ऑफ सम निकालना है उसको ये मान लेना है बेटे। और फिर इसके बाद अपने पास चूंकि समेशन और लिमिट साथ में दिए तो हमें इस क्वेश्चन में आरेट टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। आरेट टर्म ये अपने आप दी हुई है, तो इसमें अपने को केवल n स्क्वायर कॉमन लेना है ताकि आपका जो समेशन के अंदर का फंक्शन है वो r/n में कन्वर्ट हो जाए। तो n स्क्वायर कॉमन लेना, इस अंडर रूट से जब अपन n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, n होता है। ये सब जान चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। फिर यहाँ पर अंडर रूट का साइन आएगा, पहली टर्म में 1 आएगा, फिर माइनस आएगा और r/n आएगा, उसका होल स्क्वायर आएगा। तो ये अभी हमने आपको ये बताया कि इसको अपने को इंटीग्रल में लिखना होता है, ये हमारी दूसरी स्टेप होती है। और फिर इसके बाद आप ये समझेंगे कि कैसे हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को निकालते हैं। तो उसके लिए पहले यहाँ पर एक बार फिर से आर टर्म को देख लो कि पहली टर्म के लिए हमें आर की वैल्यू क्या लेना होगी, 1, ये दी हुई है, ये समेशन के लिमिट में है। फर्स्ट टर्म के लिए इस सीरीज की आर की वैल्यू क्या रखना पड़ेगी, 1, और लास्ट टर्म के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, n-1 ना। तो इस तरह से आपके पास नेक्स्ट स्टेप में ये 0 और 1 कैसे आता है, लोअर अपर लिमिट का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मैंने आपको बता रहा हूं। आर की जगह पहली टर्म के लिए सीरीज के लिए 1 है तो 1 रख दिया, 1/n रखेंगे, इसमें लिमिट लेंगे तो ये 0 आएगा। फिर इसके बाद आप अपर लिमिट निकालेंगे तो उसके लिए लास्ट टर्म रखना पड़ेगी। लास्ट टर्म के लिए आर की क्या वैल्यू है सीरीज की, वो अपने को यहाँ रखना होगा। तो n-1/n ले, जरा इसको सेपरेट करना पड़ेगा। n-1 को n से डिवाइड करो, अलग अलग सेपरेट करो। तो पहले n/n क्या होता है, 1 माइनस 1/n, 1 माइनस 1/n, इसमें लिमिट रखो, n की जगह इंफिनिटी रखो, तो पहली टर्म में 1 मिलेगा माइनस दूसरी टर्म में 0 मिलेगा। तो 1 माइनस 0 क्या होता है, 1। तो इस तरह से 1 मिल जाएगा। अब इसके बाद का जो एक पार्ट है ये आपके लिए एक जस्ट इंटीग्रेशन है। इस तरह का इंटीग्रेशन आपने किया है, फॉर्मूला हमने आपको वापस रिकॉल किया है। ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है उसका जब अपन इनवर्स करते हैं तो वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स। और फिर उसमें आप लिमिट रख देते हैं, अपर लिमिट में 1, लोअर लिमिट में 0। अपर लिमिट जब आप 1 रखते हैं तो क्या मिलता है बेटे, साइन इनवर्स 1। मतलब साइन में 1 कब होता है, किस वैल्यू की साइन में 1 वैल्यू होती है, किस एंगल की वैल्यू साइन में 1 होती है, π/2। ये π/2 लिख दिया बेटे। और 0 कब होता है साइन में, 0 डिग्री का मान 0 होता है साइन में, तो π/2 माइनस 0 मतलब π/2। तो इस तरह से आपका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है π/2। इस तरह से आप पहला एप्लीकेशन आपने इंटीग्रेशन का सीखा है, आज हम दूसरा एप्लीकेशन सिखा रहे हैं आपको इंटीग्रेशन का। सर बोलिए सर, ये जो सेकंड स्टेप है सॉल्यूशन की फर्स्ट स्टेप है, इसमें ये जो n कॉमन लिया तो ये n फिर बाद में बाद में फिर ये इसमें नहीं आएगा क्या सॉल्यूशन? कहाँ पे सॉल्यूशन में बेटा, यहाँ पे ये जैसे सेकंड स्टेप है ऊपर से, हाँ ये वाली नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन में नहीं आती ना बेटा। अपन ने 1/n को dx से रिप्लेस करते। देखो प्रोसीजर को वापिस देखो जरा, पिछली स्लाइड पे जा रहा हूं मैं, क्या प्रोसीजर लिखाया था तुमको मैंने, वो स्लाइड को देखो। क्या देखो बेटा, ये दूसरी स्टेप देखो बेटा, क्या बोल रही है ये स्टेप, नाउ टू राइट डाउन द कोरस्पॉन्डिंग डेफिनेट इंटीग्रल
जिसको ए से बी बोलते हैं, तो उसके लिए अपन को क्या करना है बेटे, ये आपके पास सीरीज है, इसका लिमिट और सम है, तो इसमें 1/n की जगह क्या रखना है बेटे, dx, और r/n की जगह क्या रखना है बेटे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, एक्स। और लिमिट और समेशन की जगह इंटीग्रेशन रखना है। यस सर। 3 सब्स्टिट्यूशन रखना है बेटे, एक इंटीग्रल के अंदर का फंक्शन, इंटीग्रल के अंदर का फंक्शन कैसे आएगा, r/n की जगह x रख के, और dx कैसे आएगा बेटे, 1/n की जगह dx रखना पड़ेगा। यस सर। ये डिटेल फॉर्म में इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह से आपको डिटेल फॉर्म में सब्जेक्टिव एग्जाम हो, एमएससी हो, सब में, या फाइनल एग्जाम हो, कोई सी भी सब्जेक्टिव एग्जाम दोगे इस तरह से ही लिखना है। इतनी स्टेप जितनी लिखी है ये सब अनुकूल है, आपके फेवर में है। इतनी स्टेप लगोगे तभी तुमको एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा। इसमें एक भी कमी पूर्ति करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये भी बताऊं आपको, यदि इनमें से एक भी स्टेप कम लिखोगे आप आगे की स्टेप पे बढ़ ही नहीं पाओगे। ये स्टेप जब पूरा सही साट लिखोगे तभी आप ये स्टेप सही साट लिख पाओगे, और ये स्टेप सही लिखी आपने, इसके बाद ये चीजें निकाल पाओगे। और जब ये इंटीग्रेशन आप सही साट लिख पाओगे बेटे, तभी उसका आप आंसर सही लिख पाओगे कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन आ रहा है, उसका इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है, और फिर आप लिमिट रखोगे। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नया टूल सीखते हैं आज की क्लास में। टाइम मिल गया तो क्वेश्चन करवाऊंगा, नहीं तो फिर कल की क्लास में इस टॉपिक पर क्वेश्चन करवाऊंगा। तो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आ रहा है डेफिनेट इंटीग्रल का। आपने एक एप्लीकेशन 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन का, याद करके कोई बता सकता है मुझे, जरा मैं वो रिकॉल करूं फिर मैं आपको ये नई बात सिखाऊं। बताओ बेटे, किसी ने मैथमेटिक्स में को 12th क्लास में इंटीग्रेशन का 1 वेरिएबल का ही चल रहा है अभी पूरा डिस्कशन, अभी 2 वेरिएबल का स्टार्ट नहीं हुआ है। तो 1 वेरिएबल तो आपने सब 12th क्लास में पढ़ा है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब सिंगल इंटीग्रल। सिंगल इंटीग्रल का आपने एप्लीकेशन पढ़ा है कोई सा? बिल्कुल पढ़ा है, आपके सिलेबस में था। याद कराऊं, एरिया अंडर ए कर्व, एरिया अंडर ए प्लेन कर्व। प्लेन कर्व का मतलब होता है फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, समझे? प्लेन कर्व का मतलब होता है, अभी नहीं मालूम था आप नोट कर लो माइंड में, और कॉपी में जो लिख रहे हो कॉपी में लिख ले बेटे। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं अनुभव की आपको टाइम के साथ बताऊंगा, ठीक है? ओके गाइस, तो इसलिए आप उसको नोट करें, कॉपी में नोट कर लें, दिमाग में सेट कर लें। देखो, प्लेन कर्व का शब्दों में दो शब्द बोले हमने, प्लेन कर्व। प्लेन कर्व को वर्ड में प्लेन कर्व बोलते हैं, और गणित की भाषा में, इक्वेशन में इसको फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल कहा जाता है बेटे। तो हमने प्लेन कर्व का एरिया सिंगल इंटीग्रल से निकालना सीखा है। हाँ, y इक्वल टू एफ एक्स, या x इक्वल टू एफ ऑफ y, x इक्वल टू एफ ऑफ y, ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। x की जगह y आ सकता है, y की जगह x आ सकता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। ओके गाइस, तो अब हमें क्या है कि प्लेन कर्व का एरिया नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है बेटे, वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है। किसका? सॉलिड का। अब आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पृथ्वी रिवॉल्व हो रही है, हो रही है ना? रिवॉल्यूशन मतलब घूमना। तो ओके, किसको घुमाना है? और सॉलिड को जनरेट करना है बेटे। जब हम किसी प्लेन कर्व को, बात को सुनते जाइए बेटे, जब हम किसी प्लेन कर्व को उसके एक्सिस के अबाउट, किसी भी एक्सिस, हमारे पास अभी तक कितने एक्सिस हैं? अभी हम एक 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। 1 वेरिएबल फंक्शन मतलब 2 डायमेंशन। 1 वेरिएबल का मतलब 2 डायमेंशन, एक x और एक y, x एक्सिस y एक्सिस, समझना, बात को ध्यान देना, x एक्सिस y एक्सिस। जब हम किसी प्लेन कर्व को, आप में से किसी एक का माइक चलिए, इतनी सीरियस बात आपके सामने हो रही है,
आप लोग अपने लेवल पे थोड़ा सिंसियर हो यार। आपको आपसे मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए आपको अनम्यूट किया था, तो आपको उसके बाद अपने एंड से म्यूट कर अनम्यूट कर देना था। म्यूट करना मैंने म्यूट इसलिए किया ताकि आप कुछ मुझसे, मैं आपसे कुछ इंटरेक्शन कर रहा था, कुछ बातें नहीं आपसे पूछ रहा था, पुरानी बातें, ये आपके रूटीन में होना चाहिए यार। हम आपको कुछ नई बातें सिखा रहे हैं, हमारे दिमाग में कुछ नए नए आइडिया आ रहे हैं। यार क्यों ना हम बच्चों को, आपको कुछ ऐसी बातें सिखा दे जो आपको जीवन में आगे बहुत कदम कदम पे काम आएगी। तो गाइस, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, तब मैं आपके सामने अगली बात, अगला डायग्राम पिक्टोरिकली इस बात को सिखाऊंगा, बताऊंगा वो कैसे होता है। वो समझाने के पहले मेरी बात को गौर करो, मेरी बात पे ध्यान दो बेटा। क्या कह रहा था मैं आपसे? मैं सॉलिड का निर्माण करना चाहता हूं, सॉलिड का फॉर्मेशन करना चाहता हूं। जब सॉलिड बनेगा तभी तो हम उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल पाएंगे। जैसे क्यूब होता है, क्यूबाइड होता है, आप पैराबोला को घुमाएंगे, पैराबोला को जब घुमाते हैं, अभी तक आपने घुमाया नहीं उसको, अभी आपने उसको रोटेट नहीं किया है, रिवॉल्व नहीं किया है। रोटेट करना मतलब रिवॉल्व करना। अब समय आ गया है भाई, उसको रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट करके देखना पड़ेगा। तो जब हम किसी प्लेन कर्व को, अभी उदाहरण भी बताऊंगा आपको बहुत सारे जो तुमने अभी तक पढ़े हैं, जो वन वेरिएबल के फंक्शन पढ़े हैं, जो वन वेरिएबल के प्लेन कर्व तुमने पढ़े हैं, उन्हीं को लेके ये बात सिखा दूंगा मैं आपको। पहले मेरी बात को जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से उसको एक्सेप्ट करो, मतलब माइंड में सेट करो, फिर उसका चिंतन करो, फिर अपने इस पॉइंट पे आओ। ठीक है? मैं बिल्कुल सीक्वेंस में बात कर रहा हूं आपसे। जो आपको पहले से नॉलेज है चीज को, उसी से उसको एज ए बेस्ट मान के मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं, नई चीज सिखा रहा हूं। तो ध्यान से बिल्कुल सीखो, डिस्टर्ब नहीं करो जब तक मैं आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछूं। ओके गाइस, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ओके, कोई समस्या हो तो जब मैं पूछता हूं तब बताओ, तब आप शेयर करो। ठीक है? तो चलिए भाई, हम बात को बहुत एक इंपॉर्टेंट बात को समझ रहे थे कि सॉलिड को हमें कंस्ट्रक्ट करना है, सॉलिड का निर्माण करना है। जब सॉलिड बनेगा तो उसका सरफेस एरिया निकलेगा और वॉल्यूम निकलेगा। तो भाई, सॉलिड का निर्माण कैसे होगा? उसके लिए हमें प्लेन कर्व को रिवॉल्व करना होगा। रिवॉल्व करना मतलब घुमाना, रोटेट करना। अब आप ये पूछेंगे सर, हम रोटेट कैसे करेंगे? क्या हर किसी भी तरीके से करेंगे? नहीं नहीं, उसका भी एक सिस्टम है बेटा, सिस्टम से चलना है। तो भाई, हम जब सिस्टम से चलेंगे तो हमारे पास जब कोई एक कर्व होगा, कोई आपके पास पैराबोला होगा, जैसे पैराबोला एक कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन एक प्लेन कर्व होता है, हाइपरबोला एक कर्व होता है, सर्कल एक कर्व होता है, प्लेन कर्व होता है, जो वन वेरिएबल की बात कर रहा हूं बेटे। तो जब हम कोई प्लेन कर्व को अपने कितने एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, हमारे सामने अभी जो कि वन वेरिएबल की बात चल रही है, तो दो एक्सिस के बीच में बात करूंगा। अभी तीसरा एक्सिस यहां पर डालूंगा नहीं, इंक्लूड नहीं करूंगा। जब मैं आपको थ्योरी ऑफ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल सिखाऊंगा, जब मैं आपको इंटीग्रेशन ऑफ दो से ज्यादा वेरिएबल का सिखाऊंगा, दो का नहीं तो दो से ज्यादा का, तब आप उसमें एक और एक्सिस को जोड़ेंगे जो कि हमारा जेड एक्सिस होता है। अभी केवल दो एक्सिस दिमाग में रखो, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो जब हम पहले आपके सामने बात कर रहे हैं, जब कोई भी एक प्लेन कर्व को हम एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, कहां से कहां तक हम रोटेट करना चाहते हैं, मान लिया वो लिमिट है x बराबर a से x बराबर b तक, x बराबर a से तो x बराबर b तक। ये हमारे सामने लिमिटेशन होगी कि हमें प्लेन कर्व को घुमाना है x बराबर a से x बराबर b तक। तो जरा इसको अब आप सब लोग दिमाग में इमेजिन करके देखो। कोई भी एक प्लेन कर्व लीजिए दिमाग में, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन ले लिया, आपने एक पैराबोला ले लिया, आपने एक इलिप्स ले लिया, और उसको उसके एक्सिस के, सपोज एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाओ, तो आपको एक सरफेस मिलता है, एक ज्योमेट्रिक मिलता है। उस फिगर को ही हम लोग सॉलिड बोलते हैं। ये देखिए गाइस, y इक्वल टू एफ एक्स आपके सामने, जिसको मैंने ए बी मान लिया है, डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं बेटे।
ये ए बी कोई भी एक कर्व है, इसको हम लोग इसके अबाउट, ये एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट घुमाएंगे, घुमाने पर क्या इमेजिन होगा आप देखेंगे, इस तरह का एक पिक्चर मिलेगा आपको, इस तरह का एक पिक्चर मिलता है। बस इस पिक्चर को ही हम लोग सॉलिड बोलते हैं, इसी का नाम सॉलिड है। ठीक है, जैसे कि आपने यदि थोड़ा एडवांस मैथमेटिक्स 12th क्लास में जिन लोगों ने 3D को पढ़ा है, 2D को पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि जब अपन एक बॉल शेप को, मतलब जब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन को, यहां से सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन लीजिए, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स कैसी लाइन होती है, y इक्वल टू एक्स लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होके जाती है। जब आप लाइन y इक्वल टू एक्स को x एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो आपको एक ज्योमेट्री मिलेगी, एक शेप मिलेगा, बस उस शेप को ही अपन एक सॉलिड बोलते हैं। और जब हम किसी पैराबोला को, पैराबोला आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक सिमेट्रिकल होता है एक्स एक्सिस के, एक सिमेट्रिकल होता है वाई एक्सिस के। तो जब आप एक पैराबोला को उसके एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाते हो तो जो आपके सामने सॉलिड मिलता है, उस सॉलिड को बोला जाता है पैराबोलाइड, पैराबोलाइड कहा जाता है। और जब अपन इलिप्स को घुमाते हैं उसके एक्सिस के अबाउट, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट, तो उससे जो सॉलिड मिलता है उसको इलिप्सॉइड बोलते हैं। इलिप्स को घुमा दिया, पैराबोला को घुमा दिया, अब हाइपरबोलाइड। जब अपन हाइपरबोला को घुमाएंगे तो उससे जो सरफेस सॉलिड मिलता है उसका नाम है हाइपरबोलाइड। तो इस तरह से हमें जितने भी आपने अभी तक 12th की क्लास में जितने भी वन वेरिएबल के फंक्शन पढ़े हैं, कर्व्स स्टडी करे हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा, वही कर्व से रिलेटेड आपसे बात करेगा। तो हमारे लिए इसका फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे और सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसका हमें इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए। तो उसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड शेयर कर रहा हूं। व्हेन ए प्लेन कर्व, पहले इसके लिए मैंने यही बात अपने शब्दों में यहाँ पर लिख दी है कि व्हेन ए प्लेन कर्व ए बी दैट इज ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल y इक्वल टू एफ एक्स इज रिवॉल्व्स अबाउट एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं फ्रॉम एक्स equal to a to x equal to b, then we get a solid, say ABCD, then its volume। तो उसका जो वॉल्यूम फार्मूला होता है वो होता है पाई ऑफ इंटीग्रेशन a से b y स्क्वायर dx, जैसे कि पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच आप लोग किसका वॉल्यूम लिखते हैं, इसका वॉल्यूम लिखते हैं, बोलिए, पाई स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होता है, बोलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो सिलेंडर भी आपके लिए एक सॉलिड है, ठीक है। यस। तो ये हमारे लिए बेसिक फॉर्मूला होगा कि हमें सबसे पहले उस कर्व को स्केच करना होगा, उसका डायग्राम बनाना होगा, और फिर इसको इमेजिन करके देखना होगा कि यदि अपन उसको रोटेट करते हैं, हम कहां से कहां तक करना चाहते हैं, वो एग्जामिनर आपको लिमिट देगा कि अपने को यहां से लेके यहां तक इसको रोटेट करना है। ओके, तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम इस तरह से इस इंटीग्रेशन में जो भी y का फंक्शन दिया होगा वो वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसको फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके लिमिट रख के उसकी वैल्यू निकालेंगे। ये है वॉल्यूम फार्मूला। फिर इसी तरह से आता है सरफेस का, सरफेस एरिया भी हमें निकालना होगा। सरफेस के लिए हमें 2 पाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, और 2 पाई ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b y ऑफ ds अपॉन dx इंटू dx। यहाँ पर हमें सरफेस एरिया को निकालने के लिए हमें इसका आर्क ऑफ द सरफेस का फॉर्मूला हमें कैलकुलेट याद रखना होगा। ये एक एडिशनल फॉर्मूला है, ds by dx रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू x। s का मतलब है पैरामीटर, पैरामीटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, जो कि जिसका की फॉर्मूला हमारा कर्व के इक्वेशन के फॉर्म में, तभी आप इस कर्व की इक्वेशन से डेरिवेटिव निकाल के आप इसको इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे और इसका सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। तो 1 + dy by dx का होल स्क्वायर, ये आपको बेसिक फॉर्मूले सॉलिड का
वॉल्यूम निकालने का है और ये सरफेस एरिया का याद रखना है। ये एक्स एक्सिस के अबाउट का फॉर्मूला हुआ रोटेशन का। अब हम आपको इसी तरह से वाई एक्सिस के अबाउट यदि रोटेशन करना है कोई कर्व को तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसी तरह से हमारे इन फॉर्मूले में ये वैल्यूज एक्स वाई की इंटरचेंज हो जाएगी। ओके, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये स्क्रीन कंप्लीट हो गई। जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें, जो कॉपी में नोट कर रहे हैं नोट कर लें। फॉर्मूला एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन का हो गया। अब हम वाई एक्सिस का और ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास वन वेरिएबल के केस में दो एक्सिस के अबाउट क्वेश्चन एग्जामिनर कर सकता है, करेगा, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। सिमिलरली रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेन कर्व पी क्यू, मान लेते हो प्लेन कर्व पी क्यू है और कर्व की इक्वेशन हमारे पास होगी x इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y इज रिवॉल्व्स अबाउट y एक्सिस फ्रॉम y इक्वल टू c टू y इक्वल टू d। यहाँ पर x की, जो कि यहाँ पर x के अबाउट x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया था तो x के रिस्पेक्ट में लिमिट ली थी। यहाँ पर आप y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हो तो आपको y की लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो जो आपका जो प्लेन कर्व होगा वो बाउंडेड होगा, घिरा होगा y इक्वल टू c से y इक्वल टू d तक। अब आपको यहां से इस टॉपिक से इमेजिनेशन स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले डायग्राम को देखो कैसा शेप बनेगा, फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख दूंगा। आप भी खुद लिख सकते हैं फॉर्मूला, कोई इशू नहीं। ये आपके सामने कोई प्लेन कर्व दिया है x इक्वल टू जी वाई, इसको आपने रिवॉल्व किया है y एक्सिस के अबाउट, तो इस तरह का ये हमारे सामने सरफेस एरिया मींस ये सॉलिड मिलता है, ज्योमेट्री मिलती है। इस तरह का कर्व, कर्व नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वन वेरिएबल का प्लेन कर्व नहीं है। कर्व जो शब्द यूज किया जाता है वो प्लेन कर्व के लिए यूज किया जाता है। ओके, ये सॉलिड है इसलिए इसको सॉलिड बोल रहे हैं। तो व्हेन ए प्लेन कर्व, इसी को शब्दों में लिख दिया है कि व्हेन ए प्लेन कर्व PQ इज that is a function of one variable x equal to gy is revolves about y axis from y equal to c to y equal to d, then we get a solid से ये डायग्राम में बता रखा है जिसका नाम मैंने दे रखा है नॉमिनेशन PQRS। आप कोई भी इस तरह से नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। देन इट्स वॉल्यूम, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे वॉल्यूम फार्मूला और सरफेस एरिया। पाए y इक्वल टू c से y इक्वल टू d, x की जगह हो जाएगा y, क्योंकि आप y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो तो आपके लिए जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट y हो गया है, y आपका इंडिपेंडेंट हो गया है, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और x आपका डिपेंडेंट है, x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है, y आपका इंडिपेंडेंट हो गया है। और हम इसको स्पेसिफिक मैनर में बात करें तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में। इसी तरह से आपका सरफेस एरिया फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। जहां पर x था, जहां पर y था वहां x आ जाएगा, जहां x था वहां y आ जाएगा। और ये जो पैरामीटर का डेरिवेटिव निकाला गया है उसके फॉर्मूले में भी इस तरह का चेंज आ जाएगा। ds by dy बराबर प्योरली सिमेट्रिकल है, नथिंग डिफिकल्ट है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। अब हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे जिससे ये मेथड आपके लिए एक्सप्लेन की जा रही है प्रॉब्लम के फॉर्म में। तो अभी 10 मिनट का टाइम और बचा है जिसमें हम लोग इस पर आपको एक क्वेश्चन से इस टेक्निक्स को, दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको बता देते हैं। ये रहा हमारे सामने वर्ड प्रॉब्लम्स। जनरली इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर वो वर्ड प्रॉब्लम ही लेता है, वर्ड प्रॉब्लम ही बनते हैं। इवेलुएट द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड बेस ऑफ रेडियस r। हमें ऐसे सॉलिड का, तो राइट सर्कुलर कोन भी एक सॉलिड होता है, कोन भी एक सॉलिड होता है। राइट सर्कुलर कोन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमें एक प्लेन
कर्व एज ए स्ट्रेट लाइन लेना होगी जो ओरिजिन से पास होती है। आ रहे हम लोग अपने पॉइंट्स पर। नेक्स्ट स्लाइड में इस बात को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो हमें ये बेसिक चीज हमें मालूम होना चाहिए, वही जो मैंने अभी आपको पहले बताई, रिकॉल की थी कि व्हेन वी नो दैट व्हेन ए लाइन y इक्वल टू mx इज रिवॉल्व्स अबाउट x और y एक्सिस, then we get a right circular cone. आप माइंड में इमेजिन करें, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि आपको जो एक स्ट्रेट लाइन जो प्लेन कर्व है, स्ट्रेट लाइन, इसको आपको रिवॉल्व करना है x एक्सिस के कि y एक्सिस के, या आर्बिटरी है। आर्बिटरी का मतलब चॉइस इज योर्स। तो आप ये जो आंसर है x एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हैं, y एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करके निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो आपके सामने आंसर बता रहा हूं वो x एक्सिस के अबाउट, इसको प्लेन कर्व को एज ए स्ट्रेट लाइन को रिवॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से जब अपन इसको रिवॉल्व करेंगे, इस तरह का ये कॉनिक सर्व कोन मिलता है, इसको सॉलिड बोलते हैं। और इस तरह का जो कोन होता है उसको अपन राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। तो हमें इसको, इसका वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया भी निकालना है, ओके। तो आपके लिए, आप यदि x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हो तो वॉल्यूम फार्मूले में आपके लिए जो लिमिट होगी, यहाँ पर ओरिजिन के लिए x की वैल्यू क्या होगी, ओरिजिन पे यदि कोई पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x क्या y दोनों ही जीरो होते हैं। तो अभी हमें x की रिक्वायरमेंट है तो x जीरो होगा। और यहाँ पर मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये राइट सर्कुलर कोन मैक्सिमम आ रहा है यहाँ तक, x इक्वल टू r तक। x इक्वल टू r मतलब रेडियस ऑफ बेस, ओके, पॉइंट, ओके गाइस। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू r ये आपके लिए लिमिट हो गई। पाए तो फार्मूला ये इंटीग्रेशन होता है, फार्मूला होता है आपका 0 से पाए y स्क्वायर dx। अब आपके लिए आप y की वैल्यू रख दीजिए। y के लिए इक्वेशन आपके पास प्लेन कर्व जिसको आप घुमाते हैं, जिस कर्व को आप घुमाते हैं उसकी इक्वेशन आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन में x में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी, वो आपके लिए हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। और वही तो इसका बेस है। इस यदि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती तो ये कोण नहीं मिलता, रोटेशन भी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए y जो वैल्यू है mx, इसकी इक्वेशन से हमने यहाँ पर रख दिया है। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है। सभी लोग जानते हैं इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेन, अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव हो यहाँ तक है, और इसके बाद ये स्टेप भी है। इसके बाद की जो स्टेप है वो आप सभी लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। जो भी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे, अंदर है इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब जरा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट रखो। तो आपके सामने ये राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला आ जाएगा, वॉल्यूम फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, सर बाई एम स्क्वायर एच क्यूब अपॉन 3। हाँ बेटा 2 मिनट रुक रहा हूं, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। ओके सर, 1-2 मिनट रुकिए, रुक रहा हूं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो इसको पूरा डिटेल में सॉल्व किया आपके लिए मैंने। पाई एज इट इज रहेगा, m की जगह m की वैल्यू रख दी अपन ने, वो जो आपको इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है उससे हमने यह वैल्यू रख दी और सिंप्लीफाई किया। फिर इसमें आपने देखा इसको h क्यूब है, h स्क्वायर से कट जाएगा, h स्क्वायर h क्यूब से कट जाएगा, तो आपका जो बचेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। याद करो राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम का फार्मूला यही होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। जो आप फार्मूला ऐसे आप 10th क्लास में याद करवाते थे आपके टीचर, वहां पर आपको प्रूफ नहीं बताते थे, रेडीमेड फार्मूला आपको
राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम का बताते थे, वो आज मैंने आपको इस स्तर पे आके आपने सीख लिया कि ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है। आप बोलिए, आप जो बोलना चाह रहे हो वो बोलिए, कोई भी एक, फिर उसके बाद मैं सरफेस में इस फार्मूला को अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ बचे हुए टाइम में। सर मैं ये बोल रहा था कि ये आपने जैसे लिमिट बताई 0 से R और फिर यहाँ पे 0 से H लिखा। रुकिए आर, हाँ एक मिनट बता रहा हूँ बेटा। आर नहीं, आर मतलब वो आपकी जो एक्स की वैल्यू जो है, ये हाइट आपकी कहां तक जाएगी एस की, ये जो कोण है ना, तो इसमें एक्स जो है, आर तो आपका वाई है, वाई का अभी हमें को आर से मतलब नहीं है। लिमिट होगी एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, एच की वैल्यू जो होगी, एक्स की जो वैल्यू है वो एच होगा, आर नहीं होगा बेटे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो वेरिएशन हो रहा है वो एच है, हाइट है। ये हाइट मतलब ये बेस, ये जो आपके सामने एक्स एक्सिस है, तो आपका यहां तक आएगा ये पॉइंट, ठीक है। तो एक्स बराबर एच तक होगा, एक्स बराबर 0 तक। आर नहीं होगा बेटा, आर तो ये इसका रेडियस है, ठीक है, ये तो वाई डायरेक्शन में है। अभी हमें वाई लिमिट, वाई की लिमिट से मतलब नहीं, जब अपन इसको वाई के अबाउट रोटेट करेंगे तब हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमारा जो रोटेशन है वो एक्स एक्सिस है, तो लिमिट आर नहीं आएगी। ये तो आर मैं आपको बता रहा था कि रेडियस ऑफ द बेस है, ठीक है। तो एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर एच, ये लिमिट होगी। सर ये y बराबर mx से कैसे है? ये y इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन होती है ना बेटे, y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन होती है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी होगी तुमने तो सर ये जैसे 11th क्लास में। तो इस लाइन को अपने को लेना पड़ेगा, तभी तो कोण जनरेट होगा, तभी आप उसका, अरे कोण जनरेट होना मतलब सॉलिड को पहले जनरेट करना पड़ेगा ना आपको। तो जब अपन एक प्लेन कर्व को, प्लेन कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, तो उससे हमें राइट सर्कुलर कोण मिलता है। फिर हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे बेटे, और फिर सर्विस एरिया निकालेंगे इसी तरह से। यह हमें मालूम कर, याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि यदि राइट सर्कुलर कोण का क्वेश्चन आएगा तो राइट सर्कुलर कोण में हमें स्ट्रेट लाइन को रिवॉल्व करना है, ठीक है। और जब आपको ये ऐसा स्टैंडर्ड कर्व सॉलिड नहीं देगा तो आपको कोई दूसरा देगा, तो उसमें क्लियर लिखेगा कि आप ये पैराबोला की इक्वेशन है, इसको रिवॉल्व करो एक्स एक्सिस के अबाउट और इसका सॉलिड का वॉल्यूम निकालो, ठीक है। तो पहले आप उस सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ करोगे, ठीक है। यस सर। हेलो। तो इस तरह से आपका ये वॉल्यूम डिराइव होता है, वॉल्यूम का फार्मूला। फिर इसके बाद आप इसके बाद हम लोग 0 ए से भी लिमिट होती है, तो यहाँ पर x की लिमिट तो वही रखना है अपने को सरफेस एरिया में भी, क्योंकि रोटेशन ऑफ एक्सिस एक्स एक्सिस ही है। तो 0 से h, y की जगह रख दिया mx, dx अपॉन dx तो फार्मूला है आपका। तो अभी पहले अपन अपने को dx बाय dx की वैल्यू निकाला होगी 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर करके। तो जरा सभी लोग y इक्वल टू mx दिया हुआ है आपका इक्वेशन, प्लेन कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू mx है। जब प्लेन कर्व का इक्वेशन नहीं दिया होगा तो अपने को प्लेन कर्व का इक्वेशन ये लेना पड़ेगा राइट सर्कुलर कोन के केस में, ठीक है। तो हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स दिया, इसको जरा डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, y इक्वल टू एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, dy बाय dx की वैल्यू होगी m। यस सर। तो 1 प्लस एम स्क्वायर, ये करके भी बता दिया आपके लिए मैंने। y की वैल्यू है mx, dy बाय dx करा तो m आया, फिर इस फॉर्मूले में रखा तो dx बाय dx आया, फिर ये रिजल्ट आएगा, इसको आप इस इंटीग्रेशन में रखेंगे और फिर इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। Hence the desired surface area of the solid you will get s equal to 2 pi 0 से pi mx, तो एज इट इज है, ds बाय dx की वैल्यू रख दी dx। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो आपका है, आपको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते थे, तो अपन इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी कांस्टेंट आ रहे हैं फंक्शन इस इंटीग्रेशन के अंदर उसको बाहर निकालेंगे। तो एक तो m बाहर निकलेगा, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर भी बाहर निकलेगा, तो अंदर जाएगा इंटीग्रेशन में सिंपली x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 पाई m अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और फिर इसमें आप लिमिट रख देंगे तो आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। पहले इस स्लाइड का फोटो ले लीजिए।
सारी स्टेप क्लियर कर रखिए, स्लाइड में कोई भी स्टेप छुपाई नहीं है। ये आपके सर सामने इसके फॉर्मूला पीछे है। वाली भी स्लाइड का फोटो लेना है। कौन सा बेटे? इसके पीछे वाली सर, तो पहले वाली। साथ में ले करो बेटा, ऐसे पैरेलल में करो। जैसे वो स्लाइड पूरी हो जाए, मैं बोलता हूं मैं कि ये स्लाइड पूरी हो गई, तो आपको तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। सर इसमें m इक्वल टू 1/h के साथ ये m का m क्या होता है? स्लोप होता है ना। m की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा होता है ना। सर टेन थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? क्या होती है? r/h। टेन थीटा निकालोगे तो क्या आएगा? टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका परपेंडिकुलर क्या है डायग्राम में? परपेंडिकुलर है सर r और बेस क्या है? h, हाइट। ओके सर। पिछला नॉलेज यूज होना ही है कदम कदम पे। फिर इसके बाद ये लास्ट का स्टेप है, तो आपका ये फाइनल आंसर आता है। सरफेस एरिया भी निकाल के बता दिया आपको मैंने। राइट सर्कुलर कोन का ये फार्मूला आप 10th क्लास में डायरेक्ट यूज करते थे, आज इसका डेरिवेशन समझा दिया, जो कि हमारे इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन से होता है। लिमिट एजेस सम से हम इसको सॉल्व करते हैं। पिछली स्लाइड को वापस बता देता हूं। ये इसके पिछली वाली स्लाइड थी। ये लिया सभी ने? यस सर। तो इसके बाद कुछ नहीं किया, लिमिट रखे, इसमें अपर लिमिट में h रखेंगे तो h स्क्वायर बाय 2 आएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 2 पाई m अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर ऑफ h स्क्वायर अपॉन 2। ये आ गया आपके सामने इसका सरफेस एरिया का वॉल्यूम। थैंक यू टू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सेम टू यू सर। थैंक यू सर, सेम टू यू। Same और to you, कुछ नई sir. बातें थैंक यू Thank you. सर, सेम टू यू सर, हैप्पी न्यू ईयर सर। सभी लोग नए साल पे अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ताकि अपना नया साल बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा ईश्वर से मैं आपके लिए ग्रीटिंग्स कर रहा हूँ। ठीक है, शुभकामनाएं दे रहा हूँ आपको ईश्वर से कि आपको कदम कदम पे कोई भी समस्या नहीं आए, आप में सपोर्ट मिले। मेरा तो सपोर्ट है ही सही, ईश्वर का भी आपको साथ में सपोर्ट मिल जाएगा बिल्कुल 101%, और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, नए टूल के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू सर। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे। सेम टू सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय।